राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैडम आप बोर्ड पर पढ़ाइए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बोर्ड पर पढ़ाने की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण या भोजन का वर्गीकरण। भोजन का वर्गीकरण हम देखते हैं तो ये 5 आधार पर किया गया है। जितनी आपकी अंगुलियां हैं, कैसे याद रखोगे, जितनी आपके पंजे हैं, ये पंजे हैं, इसी आधार पर हम याद करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके 5 आधार हैं। बेस्ड ऑन मतलब आधारित है, 5 चीजों पर आधारित करके इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है इसका बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है कार्य के आधार पर, भोजन क्या काम करता है इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, तो कार्य के आधार पर। तीसरा है आपका पेरिसिबिलिटी। पेरिसिबिलिटी मतलब नस्वरता, सड़ने वाला, नस्वरता के आधार पर। नस्वरता के आधार पर तीसरा। चौथा है आपका ओरिजिन, उद्गम, कहां से पौधे में प्राप्त हो रहे हैं, इसके आधार पर, उद्गम के आधार पर कहां से हमें पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और 5वां है आपका केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना। संगठन कह सकते हो, संरचना कह सकते हो, रासायनिक संरचना उपलिक संगठन। इसके आधार पर हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। समझ गए बात को। अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के आधार पर चर्चा किया था और न्यूट्रिशन के आधार पर चर्चा किया था। तो आज हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, जिसको मैंने आपको डिटेल्स बताया है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो मुख्य 5 आधार हैं। कौन कौन से? पहला है आपका पोषक तत्वों के आधार पर, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पोषक तत्व कौन से पाए जाते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ध्यान से पढ़ाया आपको। ये 5 आधार हैं। पहला है पोषक तत्वों के आधार पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है खनिज लवण, 5वां है जल, छठा है प्रोटीन। प्रोटीन छूट गया था, प्रोटीन पहले 3 नंबर पर ही रखेंगे। और छठा है जल, 7वां है रफेज। रफेज मीन्स रेशा। तो चलो आज हम एक एक करके फिर से हम चर्चा करते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, इतना तो आपने देख लिया, उतार भी लिया होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों के आधार पर अगर हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये 6 वर्गों में नहीं 7 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, 5वां है प्रोटीन। पहला है कार्बोज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज लवण, 5वां है विटामिन, छठा है जल और 7वां है रेशा। बात समझ में आ गई? जो मैं आपको बता रही हूं
कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स को 5 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पौष्टिकता के आधार पर, कार्य के आधार पर, रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर, उद्गम के आधार पर, और 5वां है पेरिसिबिलिटी या नश्वरता के आधार पर, कि भोज्य पदार्थ नश्वर हैं या अनश्वर है, इस आधार पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन में कि कार्बोहाइड्रेट के आधार पर अगर हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो कार्बोज हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और दूसरा इसका काम है शारीरिक वृद्धि और विकास करना। शारीरिक वृद्धि और विकास करना, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना, ये सारे काम हमारा प्रोटीन करता है। प्रोटीन का मुख्य काम है शारीरिक वृद्धि और विकास करना। बॉडी का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसका सारा काम प्रोटीन करता है। लेकिन प्रोटीन, दूसरा काम प्रोटीन का क्या है? ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एनर्जी को भी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना ऊर्जा मिलती है उतना ही 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जितना ऊर्जा मिलता है उतना ही ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसका स्रोत देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का कितना है, क्या है। तो सभी प्रकार के अनाज, जितने भी प्रकार के अनाज हैं जो आप खाते हो, जो आप देखते हो, वो सारे में कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, गुड सोर्सेज है, मेन सोर्सेज है। दूसरा, अनाज के बाद आता है जड़ और कंद वाली सब्जियां। जड़ और कंद वाली सब्जियां जैसे आलू है, शकरकंदी है ना, इनमें मिलता है। और किसे मिलेगा? शकरकंदी और शक्कर में मिलेगा, गुड़ में मिलेगा, गन्ने का रस में मिलेगा, और मीठे फलों में मिलता है। मीठे फल जो भी आप खाते हो जैसे तरबूज, अंगूर, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खूब होती है। लेकिन मुख्य स्रोत इसका अनाज है। सभी प्रकार के अनाज, जैसे आप मक्का खाते हैं, या आप चावल खाते हैं, या आप गेहूं खाते हैं, या बाजरा खाते हैं, रागी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? मुख्य काम है ऊर्जा देना। अगर कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमें ऊर्जा नहीं मिलता है तो ऊर्जा देने का काम प्रोटीन करने लगता है। यह वसा हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और उसके बाद एनर्जी अगर हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हमें मिलती है वसा से। वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आपको समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य काम है शारीरिक वृद्धि और विकास करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, एंजाइम का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, रक्त का बनना। जितने सारी चीजें आप देख रहे हैं वो सारे काम प्रोटीन करता है। अब प्रोटीन का अगर स्रोत हम देखेंगे कौन कौन सा स्रोत है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का स्रोत है सभी प्रकार की दालें। जितने प्रकार की दालें हैं जो आप खाते हो, जो कुछ आप देखते हो, वो सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। दालें, आप चाहे मसूर की दाल खा लो, मूंग की दाल खा लो, चने की दाल खा लो, सोयाबीन खा लो, और सोयाबीन में सर्वाधिक
प्रोटीन दाल ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। और बेस्ट प्रकार का जो प्रोटीन होता है, उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है, वह होता है पशुजन्य प्रोटीन। पशु से जो प्राप्त होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसको हम बिटा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं हाँ, भोजन का वर्गीकरण में हमने पहला देखा था कार्बोहाइड्रेट, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम देख रहे हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन में भी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का सेकेंडरी काम है ऊर्जा देना, प्राथमिक काम है निर्माण करना, शरीर के तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करना, और निर्माणात्मक कार्य इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य है। कहाँ मिलता है? पशुजन्य में उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन मिलता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर हुआ, दही, इन सब में प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। समझ में आ गया? अब हम प्रोटीन के बारे में जान गए, अब हम चलते हैं वसा के बारे में। देख लो अब अच्छे प्रकार से। यह है आपकी स्रोत पशुजन्य और यह है आपका वनस्पतिजन्य, जो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसमें है दालें, सभी प्रकार की दालें और सोयाबीन, इनमें खूब प्रोटीन होता है। और ड्राई फ्रूट्स, इनमें भी प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। मैं कई बार जाती हूँ प्रैक्टिकल लेने के लिए और बच्चे से वाइवा पूछती हूँ और स्रोत नहीं बता पाते हैं, तो बड़ा तकलीफ होता है। अब होम साइंस के आपको सोर्सेज पता नहीं है कि आपको प्रोटीन किस में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, वसा किस में मिलेगा, विटामिन खनिज लवण किस में मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो बेटा आपको फिंगर टिप्स में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं वसा के बारे में। वसा फैट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे फैट, इसमें सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के तेल आप खाते हैं, घी खाते हैं, घी, मक्खन, तेल, ये सारे वसा प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं और इससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह हमें क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है वसा। तो वसा युक्त अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, घी युक्त, मक्खन वाला भोजन करते हैं, तला भुना चीज करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना? 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा अगर आप खाते हैं तो 9.2 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलता है। सब बात समझ में आ गई? इसके बाद हम आते हैं खनिज लवण के बारे में। अब हम आगे देखते हैं खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? खनिज लवण का मुख्य काम क्या है ये बताइए आप।
खनिज लवण का मुख्य काम है रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, मतलब ये रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ये, इसका दूसरा काम क्या है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना। और तीसरा काम इसका क्या है, शारीरिक निर्माण और मरम्मत करना। ठीक है, खनिज लवण तो क्या काम है, पहला रक्षात्मक, दूसरा शारीरिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण, और तीसरा है शारीरिक निर्माण और मरम्मत करना। कहाँ पाया जाता है खनिज लवण, तो सभी प्रकार के फल और सब्जियों में इसका मुख्य स्रोत है। फल और सब्जियां, सभी प्रकार के फल और सब्जियां इसके मुख्य प्राप्ति के स्रोत हैं खनिज लवण। खनिज लवण में सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, एक है उसमें आयरन, लोहा, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है फास्फोरस। तो आयरन का मुख्य काम क्या करना है, रक्त का निर्माण करता है। ये हीमोग्लोबिन में रक्त का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आयरन जरूरी है, लोहा जरूरी है। कहाँ पाया जाता है, हरे साग सब्जियों में पाया जाएगा, गुड़ में पाया जाएगा, अंजीर में पाया जाएगा, केले में पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आयरन के प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, जहाँ कैल्शियम मिलेगा वहाँ फास्फोरस मिलेगा, पक्का याद रखना। तो दूध, जो सफ़ेद चीज़ें हैं उनमें कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, तो जहाँ कैल्शियम रहेगा वो वहाँ फास्फोरस भी मिलेगा। क्या काम करेगा, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस नितांत जरूरी है। वैसे कॉपर का भी काम होता है एनीमिया को रोकने में, तो कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट खनिज लवण है। इसके बाद मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज भी है, अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन होता एसेंशियल है। इसी प्रकार से आयोडीन है, आयोडीन भी बहुत जरूरी होता है। इसके अधिकता से ग्वाइटर जैसी बीमारी हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है, आप सब जानते हैं, जिसको हम गलगंड बोलते हैं। प्रेग्नेंट मदर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसके मानसिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन उसके आहार में नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से, तो बालकों का जो मानसिक विकास होता है ठीक प्रकार से नहीं होता है। बालक मानसिक रूप से उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चा मानसिक रूप से कमजोर पैदा होता है। तो आयोडीन बहुत एसेंशियल है। तो ये मैंने आपको बताया आज, आपको किसके बारे में, खनिज लवण के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। खनिज लवण के बाद अब हम आते हैं विटामिन पर। तो जो विटामिन खनिज लवण का काम है, वही काम विटामिनों का भी है। विटामिन का भी मुख्य काम है रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव। रक्षात्मक प्रोटेक्टिव काम ये करता है। और शरीर की क्रियाओं का, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है।
शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन का काम कौन करता है? ये विटामिन करता है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल घुलनशील और दूसरा होता है वसा घुलनशील। अगर जल घुलनशील विटामिन देखते हैं तो विटामिन बी और सी है, और वसा घुलनशील जब विटामिन है तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जरूरी है। तो जल घुलनशील जो विटामिन होता है, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। तो विटामिन बी अकेला नहीं है, बल्कि विटामिन बी समूह में रहता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, पेंटोथेनिक एसिड, B6, B12, नियासिन, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। सी में जो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, वह विटामिन सी के प्राप्ति के बेहतर स्रोत हैं, श्रेष्ठ स्रोत हैं, बहुत अच्छे स्रोत हैं विटामिन सी। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है गुआवा में, आंवला में। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अभी सर्दी का मौसम है, आंवला खूब मात्रा में मिलता है। अगर आप प्रतिदिन आंवला आप खाते हैं, लेते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो इसके कारण हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जल घुलनशील विटामिन के बारे में बताया है। इसके बाद आता है वसा घुलनशील विटामिन ए। विटामिन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो विटामिन ए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए जरूरी है। इसकी कमी से सबसे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं रतौंधी, ये हो जाता है। अगर विटामिन डी को हम देखते हैं तो इसकी कमी से बालकों में तो रिकेट्स रोग हो जाता है, प्रेग्नेंट मदर में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये 3 विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं। एक तो होता है रिकेट्स, दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेसिया, तीसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो रिकेट्स हो जाएगा छोटे बालकों में। उनकी टांगे जो होती हैं धनुष के आकार की हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है टांगे, ऐसे टांगे हैं तो इस तरह से टांगे टेढ़े हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ऑस्टियोमेलेसिया में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में होता है जब विटामिन डी की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती है इस तरह से, और छेद हो जाता है। तो जरा से आप देखते हो ना, खुद अनुभव करते हो कि जब वृद्धजन अगर गिर जाते हैं बाथरूम में या कमरे में या सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय या चलते फिरते समय कहीं भी गिर जाते हैं तो उनके ये कुल्हे हैं, घुटने हैं, हाथ है, ये एंकल्स हैं, ये टूट जाते हैं। और टूट जाते हैं तो उनकी हड्डियां आसानी से नहीं जुड़ती हैं। तो 70 साल 80 साल, अब छोटे बच्चों को देखते हो खूब कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वृद्धजन गिर जाएंगे तो उनकी हड्डियां टूट जाएंगी, क्योंकि उनकी हड्डियां में पोर बन जाता है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, हड्डियां जगह जगह से पोरस हो जाता है, खोखली हो जाती हैं, और जरा सी गिरने पर वो टूट जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो वसा के बारे में आपको समझ में आ गया, विटामिन के बारे में भी समझ में आ गया, खनिज लवण के बारे में भी समझ में आ गया। अब हम अगर देखते हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अब चौथा हम देखते हैं कि भोजन का वर्गीकरण। अगर हम खनिज लवण के बारे में बता दिया, मिनरल्स के बारे में बता दिया। अब आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, हमारा पोषक तत्व है, वो है जल, वाटर। जल तो हमारी बॉडी का वेट का जितना भी भाग है उसका 66% भाग तो हमारा पानी का बना रहता है हमारी बॉडी का। मान लो हमारा शरीर का वजन कितना है, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम में अगर शरीर का वजन है तो 66 किलोग्राम तो केवल उसमें जल की मात्रा होती है। और जल की मात्रा किस में रहेगी, सब में। चाहे हमारे पेशियां हैं उसमें भी जल है, रक्त है उसमें भी जल है,
पेशाब है उसमें भी जल है, थूक है उसमें भी जल है, आंसू है उसमें भी जल है, एवं हड्डियां हैं उसमें भी हमारा जल है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। जल अमृत है। अगर हमारी बॉडी में जल की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इसकी कमी के कारण। खून गाढ़ा हो जाएगा, फिर आगे चल करके इतना ज्यादा परेशानी हो जाएगी कि आपके रक्त का परिसंचरण ठीक प्रकार से नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रक्त का परिसंचरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, रक्त फ्लो नहीं कर पाएगा और ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज जैसी स्थिति बन जाएगी। यह है हमारा जल, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी 2-4 दिन तक तो अन्न के बिना रह सकता है, लेकिन 2-4 दिन जल के बिना नहीं रह सकता, उसकी प्राण खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स, वो है रफेज, जिसको हम कहते हैं रेसा। सभी प्रकार के फलों और सब्जियों में मिलता है। सब्जी का जो बाहरी छिलका रहता है उसमें ज़्यादा मिलेगा, जैसे मूली, गाजर, आलू, शकरकंदी, इनमें मिलेगा। हरे पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अनाजों में, अनाज का जो बाहरी भाग होता है, जैसे गेहूं है, गेहूं का बाहरी भाग है जो पीसने के बाद चोकर के रूप में निकल जाता है, तो चोकर में रफेज की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ ही उसमें कई विटामिन भी, इंपॉर्टेंट विटामिन भी इसमें होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। रफेज पोषक तत्व उसमें कुछ नहीं होता है, पोषक तत्व शून्य होता है, लेकिन वह हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में, चुस्त दुरुस्त रखने में, आंतों को स्वस्थ रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। समझ गए। इसके बाद और क्या काम करता है? रफेज पानी सोखने का काम करता है। जब हम रेशा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं और जब हम पानी पीते हैं तो रेशा क्या करता है, उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मल के वॉल्यूम को बढ़ा देता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, कब्ज जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। किससे? रेशों से। किसमें मिलेगा? फलों में, साग सब्जियों में। कच्ची सब्जियां हमें खानी चाहिए, जैसे खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली, ये सारी चीजें हमें कच्ची मात्रा में कच्चे खाने चाहिए। तो आज मैंने आपको भोजन का वर्गीकरण बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन के आधार पर बताया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाजत जाने की। ओके, बाय।